आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम शुभम डबीर है और गेट 2017 में AIR 75 रैंक आया और उसके बाद 6 PSUs से जॉब ऑफर आया था। पहला BSNL, HAL, HPCL और बार्क, ONGC जनवरी में ही अभी आया था, पर मैं NTPC ही चूज़ किया हूँ और करेंटली मैं अभी वहीं काम कर रहा हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सबसे पहले आपको कि आपके इतने अच्छे रैंक आए। मैं घुसा तो वहाँ पे लिस्ट थी जिसमें आपने साइन किया, तो उसमें मैं देख रहा था लोगों के रैंक, पर जैसे कुछ लोगों ने बोला वर्क इज़ स्टिल हाफ डन, तो मैं उस पर कुछ स्टैट्स लाया हूँ। मैं एग्जैक्ट रैंक और एग्जैक्ट ईयर नहीं बताऊंगा, सिर्फ ब्रांच और रैंक बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तीन लोग हैं जिनका एक का टॉप 90 में रैंक था, 2 लोग का टॉप 100 में रैंक था। ईयर नहीं बताऊंगा मैं, उनका एक भी PSU में प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक भी PSU क्रैक नहीं कर पाए वो। इंस्ट्रूमेंटेशन में एक टॉप 10 में रैंक था, एक टॉप 50 में, एक टॉप 60 में, एक भी PSU क्रैक नहीं किए। इलेक्ट्रिकल में टॉप 20 में एक रैंक था, एक PSU क्रैक नहीं हुआ। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। डेट थी 19 जून, मेरा NTPC का इंटरव्यू था। NTPC का इंटरव्यू तब होता है जब आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, तो मेरा रिटर्न था 28 जून को। तो मैं दिल्ली में मेरा लोकेशन था और मैं पहुंच गया था। और एक और इसमें कैरेक्टर आएगा, विकास आठे, जो AIR 100 है, अभी इंडियन ऑयल में काम कर रहा है। उसको बहुत फोर्स किया आने के लिए, पर वो बेचारा नहीं आ पाया। कल रात तक काम था उसका, अभी भी सुबह बोल ही रहा था मैं आने के लिए, पर वो नहीं आ पाया। तो उसका रिटर्न हो गया था 19 जून को। मेरा 20 को रिटर्न था। तो 19 को ONGC का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, विकास आठे का सिलेक्शन नहीं हुआ। और आप सोच रहे अगले दिन आठे का इंटरव्यू था, मेरा रिटर्न टेस्ट था, और अगर मैं रिटर्न क्वालिफाई करता तो उसके बाद अगले दिन और इंटरव्यू रहता। तो और सबसे बड़ी बात थी, ONGC उस समय मेरी ड्रीम कंपनी थी, तो वो सेटबैक बहुत हैवी था। बाकी तो मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट था, तो एप्टीट्यूड तो मैं क्लियर कर लिया, पर एप्टीट्यूड टेस्ट देने के बाद जब मैं रूम आया तो देखा विकास को HAL के इसमें जाना था, HAL का मेडिकल कराने, तो वो चला गया। मैं अकेला रूम पे बैठा था और इतना बुरा लग रहा था कि भले ही, मतलब ये मैं जानता था असल में होता क्या, जैसे आप लोग इतने सारे लोग मिल रहे हैं ना, तो इंटरव्यू में इतने लोग आप मिल जाते हैं ना कि ग्रुप बन जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो टॉपर्स हैं। तो उसमें ONGC क्या करता है, वो ना मार्क्स बता देता है आपके टोटल इंटरव्यू में, मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं, सिर्फ इंटरव्यू नहीं, गेट स्कोर, वो सब ऐड करके। और एक चीज मैं पहले स्पेसिफाई करना भूल गया कि ये जो मैंने रैंक बताया सब टॉप 100 में थे, और आपको पता है कि गेट स्कोर का वेटेज 85% होता है लगभग सारे PSUs में। ONGC में 60% होता है, बाकी सारे PSUs में गेट स्कोर का वेटेज 85% है। तो इतना अच्छा रैंक लाके, मतलब आप सोच रहे हैं उनका गेट स्कोर में वो कितने आगे रहे होंगे, तो भी इनका नहीं हुआ था। तो जैसे मैंने बताया कि ये 19 जून की बात है, तो मैं नहीं 28 की, जब मैं अपना रिटर्न दे के आ गया था, रिटर्न क्वालिफाई हो गया था, उस समय बहुत अच्छा लग रहा था। पर ऐसी हालत हो गई थी कि अगले दिन मेरा NTPC इंटरव्यू, पर मैं वो केयर नहीं कर रहा था। ONGC का इंटरव्यू मेरा क्रैक नहीं हुआ, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। दो मैं प्रिपेयर्ड था पहले से, मैंने बताया ना, मार्क्स ONGC में डिक्लेयर हो जाते तो हमने पता कर लिया था कितनी सीट्स थी, तो मेरे को थोड़ा था कि नहीं होगा, पर पता होने के बाद जब असली में वो हो जाता है ना, वो अलग फील रहता है। जैसे आपको भी कुछ लोग को पता होगा कि आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, पर जिस दिन रैंक आया वो अलग फील रहता है। वैसे ही जिस दिन मैं रिजेक्ट हुआ था उस दिन भी अलग फील था, तो बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो ये था कि धांडे सर की उस समय क्लास थी, तो मैं इसलिए धांडे सर कॉल नहीं किया, क्योंकि उनकी क्लास इवनिंग में रहती है। तो साक्षी मैम को किया, साक्षी मैम से बात की, तो मैम ने बोला कि अब क्या करना, मतलब वो हो गया है, अब उस पर नहीं, अब NTPC मेन है, उस पर ध्यान दो। उसके बाद भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर रजत शिंदे वहाँ बैठा हुआ है बाजू में, जो सबसे पहले आया था इंटरव्यू देने, मैंने उसको कॉल किया। फिर उसने भी यही बात की, बहुत देर तक बात की है। अब वो तो मेरा मतलब अभी बोलूँ तो 6 साल से साथ में हम लोग, कॉलेज के 4 साल में भी हम दोनों लास्ट बेंचमेट्स थे, तो वो सबसे अच्छे से जानता है। तो उस समय बात हुआ, तो फिर मैं बोला कि ठीक है अब छोड़ो, आधे मन से तो भी तैयारी की इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद इंटरव्यू देने गया, और उस समय मतलब मैंने क्या किया था कि पता कर लिया था कि इसके पहले क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में, जो पिछले लोग गए थे। तो
उसके बाद उनसे भी उस हिसाब से तैयारी की और इंटरव्यू हो गया, उसका दिक्कत नहीं। तो मैं इसलिए ये बता रहा था। हाँ, और सबसे मेन बात जो मैं इतना स्टोरी बताया, क्योंकि आठे विकास आठे जिस दिन आया था 19th को, तो वो एक लड़के से मिला था जो बताया ना टॉप 90 में रैंक होके उसका पीएसयू में सिलेक्शन नहीं हुआ। वो भी उसी दिन आया, ओएनजीसी का रिजल्ट भी उसी दिन आया। उस समय मेरा 2 कंपनी में हो चुका था, बीएसएनएल और एचएएल। जो कि बीएसएनएल तो ऐसा था कि बैकअप के लिए था, और एचएएल के बारे में मैंने पता किया था तो उतनी खास नहीं थी, तो ऐसा कि ये दोनों में नहीं जाना था। और उस समय पता चल रहा है कि ओएनजीसी में सिलेक्ट नहीं हुआ। उस समय पता चल रहा है कि पिछले साल एक 90th रैंक का मेरा, मतलब टॉप 90 में मेरा 75 था, तो लगभग क्लोज ही है, एक पीएसयू में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप सोच रहे कितना डिमोरलाइज हो जाते। पर अच्छी बात यह है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी ऐसे लोग रहते हैं ना, जो मैंने आपको रैंक बताया कि टॉप इतने इतने में, वो लोग ना सीरियसली कुछ एकदम मेस करके आए हैं इंटरव्यू में। नहीं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 85% जो गेट वेटेज है, अगर आप ठीक ठाक भी इंटरव्यू दें, मतलब टॉप 100 वालों को बोल रहा हूँ जिनका अच्छा रैंक है, ठीक ठाक भी इंटरव्यू दे, इंटरव्यू में भी असल में कट ऑफ होता है, तो लोगों का टॉप रैंकर्स का कट ऑफ नहीं निकलता, इसलिए वहाँ फेल हो जाते हैं, भले ही गेट स्कोर कितना भी अच्छा। तो अगर आपका रैंक अच्छा है, आप ठीक ठाक भी दे दें, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, गुड भी बोलूंगा मैं अगर, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे मैंने टॉप रैंकर्स का बात किया, मतलब मैंने बोला ना कि मैंने वहाँ लिस्ट देखी कि किसका किसका कितना रैंक है। तो मैं बताता हूँ, एक लड़का है सूर्यांश प्रताप सिंह, अभी एनटीपीसी में है। उसका रैंक था गेट 17 में इलेक्ट्रिकल में 206 रैंक था। एनटीपीसी इलेक्ट्रिकल में लास्ट ईयर कॉल किया था, लास्ट रैंक था 206। तो आप सोच रहे हो लास्ट बंदा था जिसको एनटीपीसी ने कॉल किया इलेक्ट्रिकल में, जनरल में, और उसने कन्वर्ट कर लिया। आप, और सीट कितनी थी 40, तो आप अगर इमेजिन करें कि लगभग 150 लोग भी अप्लाई किए होंगे टॉप रैंकर्स, वो उन 150 लोगों को पीछे करके अपने पीछे वाले रैंक में लेके आया है। तो ये इंटरव्यू का पावर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा है कि आप लोग का रैंक आया, पर अभी भी काम सिर्फ आधा ही हुआ है। आप खुद को इमेजिन कीजिए कि जब 1 साल पहले थे तो कितना आपको लगता था कि काश रैंक आ जाए, काश रैंक आ जाए, और आज वो रैंक आ गया है। पर ऐसा नहीं कि आप एकदम कंप्लेसेंट होकर अगर बैठ जाएंगे ना तो नहीं होगा, आपको अभी भी कंटिन्यूस तैयारी करनी पड़ेगी। ये मैंने एक सूर्यांश प्रताप सिंह बताया, वैसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन में बता रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी मेरे साथ एक बंदा है, इंस्ट्रूमेंटेशन में एनटीपीसी का लास्ट गया था लास्ट ईयर, जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया, 85 रैंक, और उस बंदे का है 82 रैंक। मतलब उसमें भी सोचिए, इंस्ट्रूमेंटेशन में शायद 10 सीट थी, तो वो बाकी मान लीजिए टॉप 80 रैंक में 50 लोगों ने अप्लाई किया, तो वो अपने इंटरव्यू के दम पे 40 लोगों को पीछे करके पीछे वाले रैंक का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू इसलिए मतलब आप सीरियसली लीजिए। तो जो मैं अपने वीडियो के बारे में बता रहा था, मैंने उसमें हर एक इंटरव्यू में मैं जाता था और उसके बाद ना क्वेश्चंस लिख के लाता था हर इंटरव्यू में कि मैंने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे। तो उस वीडियो में पूरा है, रेड शर्ट पहना हुआ वीडियो है, उसमें पोस्ट इंटरव्यू गेट टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम शुभम डबीर, ऐसा वीडियो का टाइटल है, आप उसमें देख सकते हो। उसमें एग्जैक्टली इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो आपको पता चलेगा। और जब मेरा रैंक आया था तो मेरे हेल्प करने वाले लोग यही थे, आरती गुप्ता बैठी है, प्रिंस सोनी सर बैठे हैं, और इसके अलावा रोहित अग्रवाल भी है। जो लोग पीएसयू में लास्ट ईयर सिलेक्ट हो गए थे, तो उनसे मैंने सारे क्वेश्चंस पूछे थे कैसे होता है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाइए ना कि कुछ भी हो जाए वहाँ पे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे। मतलब मैं क्या करता था, मैं खुद को ना इंटरव्यूअर की जगह रख के देखता था कि अगर मैं ऐसा आंसर दे रहा हूँ तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा। आप उसके लिए रेडी रहिए। फिर जैसे मैंने बताया विकास आठे, तो हम दोनों का रैंक भी आसपास था, तो लगभग सारे कॉल्स भी बराबर थे, तो हम दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे, फिर एक साथ बैठ के डिस्कस करते थे। जीडी का तैयारी किया, जीडी हम लोग रोज सुबह 6 बजे उठ के भिलाई नगर स्टेशन पे मिलते थे, 6-7 लोग, जिनका अदर ब्रांचेस के भी हैं लोग, तो हम लोग वहाँ जीडी प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसा मैं ये बोल रहा हूँ कि गेट के बाद भी अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। और मैं एक और बताना भूल गया था कि गेट 2016 के थ्रू भी एक इलेक्ट्रिकल के बंदे का रैंक था 240+, और उसका IOCL में, NTPC में और पावर ग्रिड तीनों जगह में जॉब लगा था, क्योंकि उसने इंटरव्यू बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया। फिर इंटरव्यू के बारे में जब मैं बोलूँ तो ऐसा है कि आपको ना नॉर्मल रहना है, ऐसा वहाँ टेक्निकल भी चीज़ें पूछी जाती है कुछ इंटरव्यू में, जैसे बार्क प्योर टेक्निकल है, HPCL में प्योर HR था, मैक्सिमम इंटरव्यूज टेक्निकल HR मिक्स रहेंगे, तो आपको वहाँ पे डील करना है। बेसिक क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने सिटी के बारे में,
अब मैं भिलाई का हूँ तो हर कोई भिलाई स्टील प्लांट पूछता ही था, क्योंकि इंडस्ट्री में हम जा रहे तो भिलाई स्टील प्लांट के वेयर अबाउट्स पूछते थे। उसके अलावा जैसे अपने घर के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में तैयारी करके जाइए। भले ही मुझसे प्रोजेक्ट में किसी ने कुछ नहीं पूछा, मतलब डीप में कभी नहीं गए, पर वो किस्मत थी ना, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की थी तो उन्होंने बताया कि मतलब आप फंसेंगे तब ना। जैसे मेरा एंटेना पे प्रोजेक्ट था, तो अगर कोई इंटरव्यू पैनल में ऐसा बंदा बैठ गया कि जिस एंटेना का स्पेशलाइजेशन है, तो आपको पूरा इंटरव्यू एंटेना पे ही चल जाएगा। तो आप उसके लिए वर्स्ट केस के लिए तैयार होकर चलिए। हो सकता है कि कोई नहीं बैठा तो उन लोग हवा में पूछ लेते हैं, ऊपर ऊपर से बता दो कैसा है, बस उतना में सेटिस्फाइड हो जाते हैं उन लोग। और सबसे मेन बात है कि ना, इंटरव्यूअर जो है ना, इतने साल का एक्सपीरियंस है उन्हें, वो जानते हैं कि ना हम कॉलेज से निकले हुए हैं तो सब ऐसे मस्तीखोर रहते हैं और इतने सीरियस नहीं रहते, तो उन लोग थोड़े उस हिसाब से डील भी करते हैं। जैसे हर जगह ना थोड़ा पहले कूल डाउन करते हैं, ऐसी थोड़े नॉन इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि अपन कंफर्टेबल हो जाए उनसे बात करने में। मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि ना, मेरा सबसे पहला इंटरव्यू BBNL था, जो बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, तो मतलब अगर मेरा नहीं भी होता तो मुझे बुरा नहीं लगता। तो वहाँ पे तो मैं एकदम ख़राब करके आया हूँ उस इंटरव्यू को, पर फिर जाके मैं देखा कि क्या गलती हो रही है। उसके बाद अगला था बार्क था, फिर ONGC था, तो सब एकदम टॉप PSUs उसके बाद चालू हुए। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये BBNL सबसे पहला था। और आप इतने सारे इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो बहुत सही एक्सपीरियंस रहने वाला है। मैं बोलूँगा, कुछ लोग पेरेंट्स के साथ जाते हैं, मैं बोलूँगा कि आप जितना हो सके अकेले जाइए। तो जैसे मैंने बताया कि विकास आठे और मेरा सेम रैंक था, तो बहुत सारे लोकेशंस में हम लोग अकेले गए, मतलब हम दोनों ही बस थे। और लाइफ में इतना बड़ा चेंज आता है ना PSU में प्लेस होने के बाद, सबसे बड़ा चेंज मैं बोलूँ तो फाइनेंशियली ही होता है। मुझे याद है कि आज से 1 साल पहले ही, मतलब मई जून का ही टाइम था, ऐसा नहीं कि घर में कोई कमी थी, पर वो रहता है, जैसे आप लोग भी जो बाहर रहते होंगे उनको भी पता है कि आप लोग फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं। तो उस समय हम लोग भी 20 रुपये बचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चल लेते थे। अब साथ थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अब वहाँ से लेके अब अर्निंग 60,000 पर मंथ इन हैंड, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि लाइफ ना बहुत चेंज होती है PSU के बाद। आप सब, मतलब जो लोग PSU का ड्रीम रखें, तो उसके लिए मेहनत कीजिए। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपको थोड़ा और मेहनत करना है, तो उसमें पूरा एफर्ट पुट कर दीजिए जितना हो सके। अब दूसरा बात आता है कि PSU और MTech, तो मैं बताऊंगा कि ना, PSUs में लाइफ ना थोड़ी वेल सेटल्ड होती है। अगर आप बहुत एस्पायरिंग आदमी है कि आपके बहुत उम्मीदें हैं कि आप बहुत प्रोग्रेस करोगे, तो PSU में वैसा नहीं होता। PSU में ऐसा है कि हर जगह, हर PSU में सेम रूल है, टाइम बाउंड प्रमोशन है। चाहे आप ऐसा काम कर दो कि आपको नोबेल प्राइज मिल रहा है, पर प्रमोशन आपको 4 साल बाद ही देंगे। तो एक ये है, बहुत लोगों से बात करता हूँ जिनको बहुत मेहनत करना रहता है, पर उनको प्रोपोर्शनली एफर्ट वो भी चाहिए कि उनका प्रमोशन हो और उनका सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज हो। तो PSU में ऐसा नहीं होता। तो इस फैक्टर में अगर आपको जाना है, जैसे मैं इसलिए लास्ट में जानबूझ के आना चाहता था क्योंकि मैंने सुना IIT वाले क्या बोलते हैं, ISC क्या बोलते हैं, IIIT NITI, तो जो वहाँ पे गए लोग हैं ना, थोड़े एस्पायरिंग है। भले ही मैं, जैसे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप हो सकता है मेरे को बोले कि थोड़ा मतलब ऐसा है कि इतना ड्रीम्स नहीं है, ड्रीम्स मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा कंप्लेसेंट टाइप से, पर ऐसा नहीं है। मेरा PSU में जाने का मकसद ये था कि ना, सबसे मेन था जॉब सिक्योरिटी। और मेन मैं एक डिफरेंस बताऊंगा कि PSU और प्राइवेट के बीच में ना सबसे बड़ा होता है मेडिकल फैसिलिटीज़। तो NTPC में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ एकदम ज़बरदस्त है। मेरा भी नी में इंजरी हुई थी बैडमिंटन खेलने के कारण, तो MRI करवाना पड़ा था, तो 13,000 खर्चा आया, पूरा NTPC ने पे किया। फिर अब यहाँ तो ठीक है, मैं जब गया था तो शिवम सिंह से मिलके गया था, AIR 1 है मैं दिल्ली गया, मेरा रूममेट AIR 2 था इलेक्ट्रिकल में, तो वो भी ऐसा खुराफाती बंदा था कि कांच से टकरा गया और उसका बहुत डीप कट आया था, तो ऑपरेशन करना पड़ा, वो भी प्लास्टिक सर्जन बुला के ऑपरेशन। 40,000 खर्चा आया, पूरा NTPC ने पे किया। अभी हमारी कुछ दिन पहले विजिलेंस की क्लास हुई, तो उसमें सर बता रहे थे कि घपलेबाजी कुछ भी हो मत करना, बोले कि आप लोग इतना सही अर्न करते, वो अपना ही बता रहे थे। और लिटरली मैं भी ये बिलीव करता हूँ कि 60,000 हमारा प्राइवेट से ऐसा होता है कि जो प्राइवेट कंपनी से स्टार्ट ज़्यादा बेटर होता है। जैसे हम लोग को इनिशियली ज़्यादा पैसा मिलता है, पर ग्रोथ स्लो है हमारी, तो इस हिसाब से आप ऑप्ट कीजिए। तो जैसे सर बता रहे थे विजिलेंस में कभी ऐसा नहीं, क्योंकि यंगस्टर है तो यंगस्टर लोग का ऐसा रहता है कि और पैसा और पैसा। तो उन्होंने ये बोला था, बहुत सही कोट है, देयर इज इनफ टू सेटिस्फाई योर नीड बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई योर ग्रीड।
तो लिटरली मुझे ये फील होता है कि मेरी नीड के लिए बहुत है। अभी भी मैं एनटीपीसी में हूँ, तो हम लोग को वहाँ क्वार्टर भी मिल जाता है। अभी तो बैचलर अकोमोडेशन है, बिजली फ्री है, तो सिर्फ मेरे को खाने का पैसा लगता है और जितना घूमना फिरना है उसका पैसा, उसके अलावा पूरा सेव होता है। बाकी बहुत सारी कंपनीज में भले ही आपका पैकेज ज़्यादा रहे पर वो एचआरए इंक्लूड करके देते हैं। और मैंने जैसे बताया मेडिकल फैसिलिटीज़, तो सर ये बता रहे थे कि वो एनटीपीसी में डीआरडीओ छोड़ के आए थे। तो डीआरडीओ से आने के बाद उनको अभी 10-15 साल हो गए और पिछले साल उनके फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो अब उनके फादर ठीक है, एनटीपीसी ने उनके फादर के पीछे, मतलब ऐसा भी होता है कि अगर जो आपके डिपेंडेंट्स है उसके लिए भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी मिलती है। तो 20 लाख खर्चा किया, 20 लाख। मैं बता रहा हूँ एनटीपीसी हर ईयर लगभग, मुझे ढंग से याद नहीं, शायद 400 करोड़ सिर्फ मेडिकल में जाता है। मैं जब अपना ही मेडिकल बिल जमा करने गया था 13,000 वाला, वहाँ पे देखे, वहाँ पे भी ऐसे लैक्स के बिल थे। तो मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने बोला ना, मेरा ऐसा हो सकता है आपको लगे मीडियोकर एटीट्यूड है, पर मेरे लिए इतना काफ़ी है। मुझे जितना इन हैंड सैलरी मिल रहा है मेरे लिए मोर देन इनफ है। और सबसे आप बताइए कि आपको उसके अलावा क्या चाहिए रहता है। मतलब सबसे ज़्यादा किसी को पैसा खर्चा आता है ना, तो आप एक बार हॉस्पिटल में जाके देखिए। मेरी दादी एडमिट थी, तो ये तो अच्छा है कि पापा भी एलआईसी में थे तो उनका पूरा कवर्ड था, पर बेचारे कुछ लोग हैं जिनका अर्निंग 300 पर मंथ है। एक आदमी थे, उनका अर्निंग 300 पर डे था, सॉरी, तो 9,000 पर मंथ, और उनकी वाइफ वेंटिलेटर पे थी, वेंटिलेटर का खर्चा 9,000 पर डे। तो आप ये हॉस्पिटल में कभी जाएंगे ना तो समझ में आएगा कि कभी भी लाइफ में सबसे ज़्यादा कोई बड़ा खर्चा आएगा ना तो हॉस्पिटल में ही आने वाला है। उसके अलावा कई बार मेरे को भी लगता था धांडे सर की ऑडी मर्सिडीज़ देख के कि मुझे भी चाहिए, पर अब थोड़ा लगता है कि फिजिबल नहीं है। मतलब चाहे तो अभी भी खरीद सकते हैं इतना, पर वो पूरा 5-6 साल का अर्निंग, मतलब कोई भी नॉर्मल आदमी सोचता है ना कि उससे अच्छा घर ले लेते हैं। तो अब देखते हैं, वो तो अभी देखा जाएगा आगे। अभी तो जॉब चालू ही है कि कौन सी कार लेनी। ओएनजीसी वाले तो बहुत लोग कार उठा भी लिए, तो हाँ उनको अलाउंसेस में। हाँ, एक और चीज़ बोलनी थी कि अगर आपको पे अच्छा चाहिए ना तो आप ब्लाइंडली ऑयल सेक्टर में जाओ। कोई भी पीएसयू, मतलब पीएसयूज के कंपैरिजन में ऑयल सेक्टर में ऐसे ऐसे पैसा मिलता है, जैसे इन लोग तो बताए नहीं, ओएनजीसी वालों को मैं ही बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि पे स्लिप मैंने अपलोड की है, कल ही आंसर लिखा है कोरा पे कि पे स्लिप्स ऑफ वेरियस पीएसयूज, तो उसमें बहुत सारी इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, भेल, सबकी पीएसयू की पे स्लिप्स मैंने अपने दोस्तों से मांग मांग के अपलोड कर दिया। तो उसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा। अगर कार खरीद लेना तो इन लोग को महीने का कितना, 10,000 है क्या? 10,000 सिर्फ पेट्रोल अलाउंस है, और हर 3 महीने में इनको 29,000 रुपये मिलते हैं ड्रेस अलाउंस। तो मैं तो सोचता हूँ कि रोज आदमी एक नया ड्रेस भी खरीदे तो भी 29,000 खर्चा नहीं हो। तो इसमें बोलूँगा कि अगर आपको ऑयल वो चाहिए, तो पैसा चाहिए, तो आप ऑयल सेक्टर में जाइए। अब मेरे लिए ऐसा था कि ना, मेरे लिए कैसा काम है वो ज़रूरी था। मैंने बताया ओएनजीसी भी आया था, और ओएनजीसी अभी जनवरी में ही आया था, तो इतना सोचना पड़ा मुझे। तो मैं 51-49 बोलूँगा, 51% एनटीपीसी की तरफ था। ओएनजीसी भी इतनी सही कंपनी थी, मैंने इतने लोगों से बात किया कि कहाँ जाऊँ। ये आपको डायलेमा आएगा, और ये जो डायलेमा रहता है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं जितना एफर्ट इसमें पुट किया ना, मैं आज तक कभी गेट की प्रिपरेशन में ही पुट नहीं किया। क्योंकि एक डिसीजन ना, अगर आप मेल कर दिए कि सर आई रिजेक्ट दिस ऑफर, आपकी लाइफ वहाँ चेंज हो जाती है। या आप अगर एक मेल कर दिए आई एक्सेप्ट दिस ऑफर, आपकी लाइफ वहाँ भी चेंज हो जाती है। तो बस एक सेंड बटन के कारण आपका लाइफ इतना चेंज हो सकता है। तो मैं इसलिए इतना एफर्ट पुट किया कि लोगों से बात किया, बहुत लोगों से, कि क्या है प्रोज एंड कॉन्स। फिर मैंने फाइनली एनटीपीसी डिसाइड किया। ऐसा भी है कि जैसे बाकी लोगों के कंपैरिजन में हमारा पे वगैरह थोड़ा कम रहता है। मतलब बाकी पीएसयूज के, मतलब ऑयल सेक्टर, बस बोलूँगा ऑयल सेक्टर के कंपैरेटिवली कम है। पर यह है कि ना, मैं आपको बोलूँगा थोड़ा लाइफ के बारे में बताता हूँ कि पिछले कुछ 1 साल में मैंने क्या सीखा। ऐसा है कि ना, आप सब ने सुना होगा कि ना, सक्सेस का सबका अपने डेफिनेशन होता है। तो ये अभी पता चलता है ना, आप खुद को डिफाइन कीजिए। आप कितना भी करें ना, लोग क्रिटिसाइज करेंगे ही। मेरा जैसे यूट्यूब पे भी वीडियो आ चुके हैं इसके पहले, मैं कोरा पे भी आंसर लिखता हूँ। मैं जो गेट ग्रुप से, बहुत सारे ग्रुप है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं गेट एकेडमी में पोस्ट करता हूँ, मैं सारे ग्रुप में पोस्ट करता हूँ। और ये चालू कहाँ से हुआ, मैं जब बताया दिल्ली में था तो वहाँ पे गया। पहले मेरे को लगता था कि ये लोग हमारे कंपिटिटर्स है जो बाकी कोचिंग है। फिर लगा कि यार कुछ लोग इनमें अपने घर बेच के आए हैं, अपना घर गिरवी रख के आए हैं, कुछ लोग अपना लैंड बेच के आए हैं।
तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। इस साल आपने भी देखा कि बहुत लोग हो सकता है अभी गेट एकेडमी वाले ना भी बैठे हो, पर गेट एकेडमी ने वो इनिशिएटिव लिया है कि सारे लोगों को गाइडेंस के लिए या जो भी हेल्प चाहिए वो सब कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर मैं इसलिए अलग अलग ग्रुप्स में लिखता था। तो भी कुछ लोग ऐसे हैं ना कि कितना भी हेल्प करते हो ना बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि मान लो आप कोई चैरिटी वर्क कर रहे हो ना तो बोलेंगे कि पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तो मैंने ये सीखा है कि ना आप ना लाइफ में सिर्फ एक आदमी के आंसरेबल रहो, वो खुद को रहो, चाहे कोई भी हो, उसके अलावा किसी को। लाइफ ना आपका है। एक जब भी मेट में ना एक डायलॉग था मूवी में कि ऐसा कुछ रहता है, किसी को अपने लाइफ का डिसीजंस मत लेने दो, सुनो सबकी, किसी के पर डिसीजन मत लेने दो, क्योंकि आखिर में डिसीजन वो लेंगे पर सफर आप ही को करना है। अभी आपका रैंक आया, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एमटेक है, और कुछ जैसे बताया एमबीए, मतलब नीटी में जो मेरे को डिग्री का तो नाम नहीं पता, और पीएसयू में बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप ना आराम से बैठ के एनालाइज करो। मैं क्या करता था, इतने सारे ऑप्शन थे ना कि मैं अपने रिक्वायरमेंट्स रखता था कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए। और इस पे बिलीव कीजिए कि ना सबके पास एक पावर है ना कि आप अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हो, बस आपको कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना पड़ेगा। मेरे लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स। तो अभी मैं एनटीपीसी में सबसे पहले गया तो मैं वहाँ टेबल टेनिस सीखना चालू किया, फिर बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलने लगा, फिर इंजरी हो गई। उसके बाद क्रिकेट में मैं एनटीपीसी टीम के तरफ से टूर्नामेंट में पार्ट लिया, उसमें हम लोग रनर अप थे। उसके बाद कुछ दिन पहले टेनिस सीखना चालू किया, वहाँ पे टेनिस कोच आता है तो मैं बोला अब टेनिस में भी हाथ मार लेते हैं, तो टेनिस सीखा। अभी 3 दिन पहले स्विमिंग क्लासेस चालू हुई तो मैं टेनिस से अब स्विमिंग में स्विच कर दिया। तो मैं बताया ना कि क्रिटिसिज्म इसी पे था। लोग बोल रहे थे, मेरा जो एक वीडियो था उसमें मैंने बोला था स्पोर्ट्स मेरी लाइफ है, तो मैं सच में बता रहा हूँ मेरी लाइफ है। लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, बोलते कि कोई कुछ भी बोलता है, स्पोर्ट्स ही करना था तो पीएसयू क्यों गया। तो मेरा एम यही था कि ना एक वेल सेटल्ड जॉब चाहिए जिसमें पे आ रहा हो। और मैंने बोला ना कि मुझे इतने एस्पिरेशंस नहीं है। एनटीपीसी में ऐसा होता है कि लोकेशन थोड़े ना आउटर जगह पे होती है, मतलब आपको सिटी से थोड़ा दूर रहेगा, मॉल्स नहीं मिलेंगे, मूवी थिएटर नहीं रहेगा। अब जैसे जो बहुत दूर है वहाँ तो मूवी थिएटर भी है, जो विंध्याचल वगैरह है। आप लोकेशंस नहीं जानते इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा। पर वो जो एक बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट वाली लाइफ रहती है ना कि हमको पार्टी करना है, अगर खाने वाली पार्टी है तो ठीक है, बाकी पब वब वो है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए यही ऐसी छोटी चीज़ें ही मायने रखती थी। और जैसे मैंने बताया रजत शिंदे और मैं लास्ट बेंच पे बैठते थे, तो हम लोग को ना हमारे क्लासमेट कुछ लोग ना ममाज बॉय बोलते थे, क्योंकि हम लोग आते थे मतलब बहुत कम गए हैं कि कहीं बाहर घूमने या कहीं मॉल, पर ऐसा था ना कि हम लोग उतने में इंजॉय कर लेते थे। लास्ट बेंच पे बैठते थे हमेशा। दांडेसरी क्लास में भी हमेशा लास्ट बेंच पे ही बैठे हैं, मतलब सबकी क्लास में लास्ट बेंच पे ही बैठे हैं, शिंदे और मैं। तो हम लोग बहुत हंसते थे, और सबसे अच्छी बात ये कि इतने प्रोफेशनल हो गए थे ना, कभी पकड़ाया नहीं आज तक। उसके अलावा जब गेट एकेडमी की बात करूँ तो मैं, शिंदे, मेरे राइट में दीप्तांशु बैठता था और शिंदे के लेफ्ट में विकास आठे। तो अब मैं दोनों के बीच में बैठा रहता था, दीप्तांशु और रजत के। तो देखा दीप्तांशु पूरे टाइम व्हाट्सएप चलाता था, अभी तो सर के बाजू में ही बैठा है पूरे टाइम क्लास में व्हाट्सएप चलाता था, और शिंदे पूरे टाइम सॉल्व करता। तो मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा देखता रहता था कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो हम मैं जो बात बता रहा था कि मेरे लिए ना इसलिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए लाइफ में, जो सेटिस्फैक्ट्री चीज़ है। जैसे मेरे खाने का एकदम शौक है, तो पहले मैंने बताया कि मैं कभी भी ना 10 रुपये या 20 रुपये का समोसा रोज़ रोज़ खाने के पहले सोचता था कि यार फिर से। पर अब वो सिचुएशन में पहुंच गए ना कि आप अफोर्ड कर सकते हो। मैं इंटरव्यू में सिलेक्शंस के पहले एक बार मॉल गया था, वहाँ पे मेरे को प्यूमा का जैकेट बहुत अच्छा लगा था। एक बहुत प्यारा जैकेट था, लिमिटेड एडिशन था, वो 5000 का था। तो उस समय पता चल गया अभी औकात के बाहर है। पर मैं उसको बोल के आया था कि जिस दिन मेरा प्लेसमेंट, मतलब जिस दिन जॉब लगेगा, मैं उतना कमाऊंगा ना, मैं ये जैकेट भी ले जाऊंगा। ये डिफरेंस आता है। पर वो असल में लिमिटेड एडिशन जैकेट था तो वो मिला नहीं बाद में। और किसी भी पीएसयू, अभी जैसे आप लोग तो ठीक है इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं, तो उसके जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा ना। मैं कैसे लिस्ट आउट करता था कि कुछ चीज़ ना आपकी कंट्रोल में रहती, कुछ चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर है। लाइफ ना एकदम ज़बरदस्त चीज़ है ना कि ऐसा नहीं कि आपका ड्रीम पीएसयू था, आपको पीएसयू नहीं मिला तो लाइफ ओवर हो गई है। अब मैं देखता हूँ, पहले मेरे को ऐसा ही लगता था ना कि पीएसयू नहीं मिला तो लाइफ ओवर, तो इसलिए एकदम मर के पढ़ा तो आ गया रैंक, और उस हिसाब से ये भी। पर अब आईआईटीज़
IISc ये सब जो कॉलेजेस है इनमें भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बस वही है कि आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग रहेगा। जैसे प्राइवेट के कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ काम थोड़ा चिल रहता है, पर मैंने बताया कि कुछ इसके कंपैरिजन में पे कम रहेगा थोड़ा, और प्रमोशन वगैरह कम रहेगा। मैं हमेशा प्रीफर करता था कि ना मुझे टेक्निकल टाइप की चीज़ें मिले। तो अब हम लोग प्लांट जाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स दिखती है, जो जनरेटिंग ट्रांसफार्मर रहता है वो एकदम एक बिल्डिंग के साइज़ का इतना बड़ा मशीन, 440 kV वोल्ट के लाइन के नीचे से आप जाएंगे तो कोरोना डिस्चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा अच्छे समझते होंगे, उसकी कंटिन्यूस आवाज़ आती, तो वो मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने ये ऑप्ट किया। मतलब बोला ना कि हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या बेवकूफ़ है, ऐसा सोचते हैं लोग, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मैं बोलूँगा आप भी उसी के लिए काम कीजिए। अभी कई बार मैं आता हूँ ना तो कुछ रिलेटिव्स बोलते हैं कि जो पहले गाली देते थे ना बहुत, कि ड्रॉप ले लिया, NIT से प्लेसमेंट नहीं हुआ, बोलते कि भाई मैं तो जानता था तेरे में पहले से ही बात थी वो। बोलते कि मैं तो बोलूँगा कि ना मेरा सपना था कि ना IAS कोई करे अपने, IAS या IES करे कोई अपने परिवार से, मेरे को लगता है वो तू ही पूरा करेगा। मैं बोला कि अरे मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे मतलब नहीं, IAS IES भी ऑप्शन है, पर मैंने वो भी एनालाइज किया है। तो अभी जो है मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, अभी अगर आप मुझे सारे ऑप्शंस दे दे, सारे PSU, सारे IIT, सारे IISc, IAS, IRS, IES, तो भी मैं NTPC ही चूज़ करूँगा क्योंकि वो मुझे सूट करता है। जैसे एक छोटा सा वो दिखाता हूँ, ये जैसे आप है ना, जो फिंगर्स है वो आप है, ये जो होल्स है फिंगर्स के बीच में ना वो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ये कंपनी है। तो ऐसा है कि ना ये फिट, मतलब ऐसे फिट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो देखिए कि फिट होने के बाद भी ना कुछ होल्स हमेशा छूट ही जाएंगे। मतलब ऐसा वो ना थोड़ा ऐसा जिक्सॉ पजल टाइप का कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, कंपनी क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। और मैं आपको लाइफ की एक रियलिटी बता रहा हूँ, आप कहीं भी जाएंगे ना कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, ये होने ही वाला है। पहले लगता था PSU में जॉब लग जाए, वो लग गया, फिर अब मन करता है खेलने में कुछ आगे चले जाए, और सबके साथ है, अकेला मैं नहीं हूँ, हर कोई चाहता है कि एक स्टेप आगे ही बढ़ना। तो मैंने बताया ना कि जो फिंगर्स फिट वाला, तो सबसे अच्छी कोई कंपनी है ना तो NTPC ही है मेरे लिए, जो मेरे मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करती है, इसलिए फिर मैंने NTPC चुना। और ये गेट है, वही गाइडेंस सेशन है, तो मेन तो जो था कि इंटरव्यू के लिए, तो जो मेरा वीडियो है एक बार आप उसे देखिए, कल भी मैं देखते हुए ही आ रहा था कि कुछ नया निकले उसमें, तो लगभग मैंने हर चीज़ बताई है उसमें भी। और अभी भी आप पूछेंगे तो क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ मैं उसे फिर बताऊंगा, क्योंकि उसमें हर एक PSU में एकदम डिटेल में हर एक चीज़ है। वो 1.5 घंटे का वीडियो इसीलिए बन गया इतना। बाकी बस यही बोलूँगा कि लाइफ आपकी है ना, आपको जो मर्जी, बहुत लोग सोचते कि PSU जैसे मुझे ध्यान नहीं, हाँ प्राची ने बोला था कि लोग पेरेंट्स शायद बोल रहे थे कि PSU चले जाओ, भले रैंक अच्छा है तो, पर MTech करना था, तो आप ना अपने हिसाब से वर्क कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एकदम रेडी था ना कि मैं, जब मैंने बताया ना कि मेरे इतने सारे PSU एक साथ आ गए थे ना, अगस्त के टाइम पे मैं सोचता था कि बाहर जाऊँ कि HPCL जाऊँ कि NTPC जाऊँ, तो उस समय में बहुत सोचा। फिर अभी जनवरी में NTPC जाऊँ कि ONGC जाऊँ, तो ऐसा था कि ना क्लियर कट डिसीजन नहीं था। मैंने बहुत लोग से बात की, इवन दोनों कंपनी के मैं GM तक गया हूँ। GM सोच रहे अब, GM मतलब जनरल मैनेजर, दोनों कंपनी से, ONGC में भी बात की, NTPC में भी, HPCL में भी टॉप लोगों से बात की। तो एट द एंड ना मैंने एक डायरी खोली, मैंने उस पर लिखा, मैंने जब फाइनल कर लिया NTPC कि कुछ भी हो ये मेरा डिसीजन है और मैं इसे रिग्रेट नहीं करूँगा लाइफ में। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो भी डिसीजन ले अपने हिसाब से ले और रिग्रेट नहीं करना है उसमें। एक कोट मुझे बहुत पसंद है, अ डिसीजन इज़ नॉट रॉन्ग और राइट, यू मेक इट रॉन्ग और राइट। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ सेशन। थैंक यू।